नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हल्ला बोल में बात कश्मीर की होगी। क्या कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है? इसीलिए आज 1 घंटे की चर्चा हमने सिर्फ कश्मीर पर रखी है। पूरे देश की नजर कश्मीर पर एक बार फिर 2 साल बाद, जी हां, 2019 में जब बड़े पैमाने पर बदलाव जम्मू कश्मीर में किया गया था और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, उसके बाद अब इस बात को लेकर कयास तेज है कि क्या फिर से राज्य का दर्जा मिल सकता है कश्मीर को। जी हां, 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक है, सर्वदलीय बैठक है, जिसमें तमाम दलों के साथ वो बातचीत करने वाले हैं। क्या इस बैठक में कोई बड़ा फैसला और उसके बाद कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है? इस पर सबकी नजर रहेगी। 24 जून को यह बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले 22 जून को गुपकार, आपको याद होगा वो अलायंस जो तमाम पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला वाली, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी ने बनाई थी, इन सब ने मिलकर गुपकार अलायंस बनाया। वो बैठक कर रहे हैं 22 जून को। क्या फारूक अब्दुल्ला को अपनी तरफ से महबूबा मुफ्ती भेज सकती है? पूरे गुपकार अलायंस का प्रतिनिधित्व करते हुए चर्चा इन सब पर हो रही है। देखिए, नए सिरे से परिसीमन भी होना है। कई लोग तो यह मान रहे हैं कि क्या परिसीमन के बाद जम्मू का पलड़ा कश्मीर से भारी हो जाएगा। ऐसे तमाम मुद्दे हैं। हर पार्टी का मेहमान आज हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ेगा। क्या कुछ हो सकता है? प्रधानमंत्री क्या किसी बड़े फैसले की तरफ जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं? इन सब पर चर्चा होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। हम वो हैं जिनको कश्मीर की आवाम पे भरोसा है। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? 5 अगस्त 2019 यही वो तारीख है जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला कर मोदी सरकार ने हर किसी को चौंका दिया था। खासतौर पर जम्मू कश्मीर में सियासी खलबली मच गई। सबसे बड़े फैसले की उस तारीख के अब 2 साल पूरे होने वाले हैं और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को लेकर हलचल बेहद तेज है, क्योंकि 24 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से जम्मू कश्मीर के 14 राजनीतिक दलों को न्योता भेजा है सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए। तो क्या कश्मीर में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है? अब हर किसी की नजर गुपकार अलायंस पर टिकी है कि वो मीटिंग में शामिल होने को लेकर क्या फैसला करते हैं। गुपकार की मौजूदगी इसलिए भी अहम है क्योंकि ये अलायंस अनुच्छेद 370 हटाने के सबसे खिलाफ था। गुपकार संगठन ने केंद्र की कश्मीर नीति का सबसे ज्यादा विरोध किया है। गुपकार अलायंस का सर्वदलीय मीटिंग में शामिल होना ये भी तय करेगा कि वो कश्मीर के सियासी, सामाजिक और प्रशासनिक भविष्य को लेकर कितने फिक्रमंद हैं। आज पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती के घर इस बात को लेकर बैठक हुई कि 24 जून का न्योता स्वीकार करना है या फिर नहीं। एक खबर यह भी आ रही है कि महबूबा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को गुपकार की ओर से बैठक के लिए संगठन का प्रतिनिधि मनोनीत कर सकती है। मैं आपको बता रहा हूं जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस मामले को लेके, वो ये है कि पीएसी की मीटिंग हुई, उसमें सबने अपनी तजवीज़ दी, महबूबा मुफ्ती साहिबा को ऑथराइज किया गया। इसके बाद पीएचडी की एक मीटिंग होनी है, वहाँ पे भी इस पे डिस्कशन होगा और फाइनल डिसीजन उसके बाद। पीएचडी की मीटिंग कब होगी? वो मंडे को, ट्यूसडे को होगी या वेडनेसडे? क्योंकि आपने कहा 2 दिन के बाद। जी, ट्यूसडे के लिए ये मीटिंग शेड्यूल की गई है। हमारी जहाँ तक कंसल्टेशन का सवाल है, डॉक्टर फारूक साहब जो प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो अपने सीनियर साथियों से इस बारे में जो है मशवरा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि कल तक ये जो मशवरों का सिलसिला है ये मुकम्मल होगा। फिर जैसे आपने कहा, मुझे इसकी इतला नहीं है कि ट्यूसडे को वो मीटिंग होगी। उसके बाद मेरा ख्याल है एक बाज़ाब्ता उस पर जो आपको स्टेटमेंट हमारी तरफ से होगा और जो पीएचडी भी देगी वो आपके सामने आ जाएगा। सवाल है कि आखिर 24 जून की जम्मू कश्मीर के नेताओं को लेकर सर्वदलीय बैठक का एजेंडा क्या हो सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 24 जून की हाई लेवल मीटिंग में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने को लेकर बात हो सकती है। परिसीमन कमीशन पर भी चर्चा हो सकती है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने पर बातचीत हो सकती है। राज्य बनाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा कि नहीं, इस पर भी बहस हो सकती है। जम्मू कश्मीर को लेकर विकास की नीति पर चर्चा की भी संभावना है। 24 तारीख को जो प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई है, ये एक सराहनीय कदम है। भारतीय जनता पार्टी इसकी सराहना करती है। 2 साल लगभग बीत जाने के बाद
फिर से लोकतांत्रिक व्यवस्था यहां पर बने, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्राथमिकता की है। इस महत्वपूर्ण मीटिंग से बहुत से ऐसे पहलू सामने आएंगे जो कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए दिशा निर्देश तय करेंगे। 22 जून को गुपकार अलायंस की पार्टियां आपस में बैठक करेंगी। 24 जून की ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर आखिरी फैसला लेने के लिए, लेकिन उससे पहले विवाद और विरोध की हवा भी बहने लगी है। जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने अपना गुस्सा दिखाया इस आरोप के साथ कि जम्मू के नेताओं की मीटिंग से पहले अनदेखी हो रही है। जिस तरीके से ऑल पार्टी मीटिंग में कश्मीर को एक बार फिर से तरजीह दी जा रही है और वहां के छोटे छोटे दल जो हैं उनके लीडर्स को भी जो है ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाया जा रहा है और जम्मू को इग्नोर किया जा रहा है। अगर आपने नॉन रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाना था तो जम्मू में भी तो है पार्टीज, उनको भी आपको बुलाना चाहिए था ताकि एक बैलेंस बना रहता। लेकिन जम्मू को आप जो है नजरअंदाज कर रहे हैं और जम्मू के लोगों में एक गुस्सा है, एक मायूसी है। एक और अहम जानकारी ये आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कश्मीर 2.0 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भी बड़ी भूमिका बताई जा रही है। सरकार के साथ मीटिंग के टेबल पर जम्मू कश्मीर के सियासी दलों को साथ लाने के पीछे अजीत डोभाल का बड़ा हाथ माना जा रहा है। खबर है कि केंद्र सरकार कश्मीर को लेकर कई महीनों से मेगा प्लान बना रही थी। बस अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सबके साथ से कश्मीर पर क्या बनेगी बात। दिल्ली से कमलजीत संधू, श्रीनगर से अशरफ वाणी, जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। सबके साथ से क्या कश्मीर पर बनेगी बात, यही सवाल है। और अगर आपकी भी नजर इस बात पर है कि क्या कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल सकता है, क्या हो सकता है, कैसे विकास का रास्ता जो कश्मीर के लिए तय किया गया था, वो वादा किया गया था, बल्कि वो पूरा हो पाता है, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। रविंद्र रैना हमारे साथ, नेता भारतीय जनता पार्टी की चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष हमारे सामने रखेंगे इशफाक जब्बार साहब। रऊफ भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि वरिष्ठ नेता पीडीपी के हैं। हमारे साथ डॉक्टर विशाल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। इफ्तिखार मिस्कर साहब कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और ललित अमरदार साहब जो कि कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले रैना साहब आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं, कुछ हिंट दीजिए सर, कुछ समझाइए। ये अचानक 24 जून को प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक, क्या कश्मीर पर कुछ बड़ा होने वाला है? चुनावों का फैसला हो रहा है, राज्य का दर्जा मिलेगा, क्या होने वाला है? यहां तक ऑल पार्टी मीटिंग का सवाल है। बहुत बार ऐसा होता है कि राज्यों के अंदर जब कोई विशेष प्रकार की परिस्थिति या हालात बनते हैं तो उस राज्य की सभी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हो, राष्ट्रपति जी हो, उनसे मुलाकात करती हैं। और पिछले दिनों लगातार जम्मू कश्मीर के भी कई राजनीतिक दल इस प्रकार की मांग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर चूंकि परिसीमन आयोग का गठन हुआ है तो यहाँ डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली सीट्स होनी है, उसके बाद यहाँ विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस प्रकार की मांग उठ रही थी कि जम्मू कश्मीर के जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को सबको मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी से जम्मू कश्मीर के अनेक मुद्दों को लेकर बातचीत करना चाहिए। और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से भी जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं ने इस प्रकार का निवेदन भी किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 जून को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उसका न्योता जम्मू कश्मीर के प्रत्येक जो पॉलिटिकल पार्टी के हेड्स हैं उनको गया है। हमें भी इस बैठक के लिए निमंत्रण आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के लिए जो कार्य किए हैं, अतुलनीय कार्य किए हैं, जम्मू कश्मीर की जनता का भला और जम्मू कश्मीर की जनता के साथ अगर किसी ने मन से और दिल से जनता का भला किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। जनता के साथ जस्टिस हुआ है तो मोदी जी ने किया है। ठीक है इशफाक साहब, आप इत्तेफाक रखते हैं उनकी बातों से जो रैना साहब बोल रहे हैं? और इस सर्वदलीय बैठक में आप लोग क्या सोचकर, क्या उम्मीदें लेकर जा रहे हैं और क्या ये डिसाइड हो गया है कि फारूक अब्दुल्ला साहब पूरे गुपकार को रिप्रेजेंट करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे, या फिर महबूबा मुफ्ती भी जा सकती हैं इस बैठक में? देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री जी का जो निमंत्रण है उसका ताल्लुक है तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें यकीन रखती है कि बातचीत होनी चाहिए और बातचीत से ही मसलों का हल निकलता है। तो जहां तक हमारे सीनियर लीडर्स आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं तो कल तक सारी परिस्थिति आपके सामने आ जाएगी। जहां तक मेरा मानना है कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए
कि प्रधानमंत्री जी के जो उन्होंने हाथ बढ़ाया है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को जो मेन स्ट्रीम है उनको सामने आ जाना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए जो भी उनके मन में है। और खासकर मैं कहूँ इस वक्त जम्मू कश्मीर का आवाम, जब से ये गवर्नर रूल यहाँ है और यहाँ पे लोग काफी परेशान हैं, काफी परेशानी में है, ब्यूरोक्रेसी ने अपना काफी यहाँ पे जो लोगों की एक्सेस नहीं है, तो एक अपने नुमाइंदे के एक डेमोक्रेटिक सेटअप यहाँ पे फिर से पनपे फले फूले। तो मेरा यही मानना है कि तो बातचीत से ही मसलों का हल निकल सकता है। जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का या पीएजीडी का स्टैंड है, फिलहाल वो अपनी बात रख सकते हैं। सब इसका स्वागत करें। ठीक है, सारे स्वागत, और हमें स्टेट हुड ठीक है इशफाक साहब स्वागत कर रहे हैं आप भी, लेकिन राउफ भट्ट साहब, ठीक है मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। राउफ भट्ट साहब, ललित अंबरसर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। राउफ भट्ट साहब, आपसे भी जल्दी से कमेंट लेकर इस सर्वदलीय बैठक पर, क्या महबूबा मुफ्ती खुद भी जाएंगी? आप पीडीपी के नेता, इसीलिए आपसे मैं पूछ रही हूँ, या फिर पूरा गुपकार की तरफ से प्रतिनिधित्व जाएगा? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जो रविंद्र रैना जी कह रहे हैं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बीते ये जो 1.5-2 साल हो गए जिसमें अनुच्छेद 370 हटाया गया, उसके बाद से वो कह रहे हैं कि विकास हुआ है, कश्मीर की जनता का भला हुआ है, लेकिन उससे इत्तेफाक नहीं रखते इशफाक साहब। वो कह रहे हैं कि लोग परेशान हैं। आपको क्या लग रहा है? जहां तक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की इनविटेशन का ताल्लुक है, हमारी आज बैठक हुई एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, उसमें फैसला किया गया कि हमने एतमाद दिया मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को कि उनका फैसला हम सबका फैसला होगा। अब पीएजीडी की मीटिंग हो रही है परसों, तो उसमें क्या फैसला होगा वो सबके सामने होगा। जहां तक ताल्लुक है कि हमारे रविंद्र रैना जी ने अभी कहा कि विकास हुआ, विकास कितना हुआ ये सबके सामने है। जम्मू कश्मीर के लोगों की कितनी इज्जत की गई वो तो इस बात से पता चलता है कि यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, जिसका ये हक था कि यहाँ का स्पेशल स्टेटस को जाना था या नहीं जाना था, क्योंकि वो लोगों के नुमाइंदे थे, ये उनका हक था। और हमसे कितना पूछा गया, जम्मू कश्मीर के लोगों से कितना पूछा गया कि स्पेशल स्टेटस को जाना है या रहना है। तो ये तो बिल्कुल कंट्राडिक्टिंग बात है। हमें इस बात पे सोचना चाहिए कि हमारी जो कंट्री थी ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, आज हमारी इकोनॉमी माइनस में जा रही है। अरे वापस राव साहब एक काउंटर क्वेश्चन आपसे, अगर वापस कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल जाता है तो आप लोग खुश होंगे ना इस फैसले से? देखिए ये कोई हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं कि अगर हमें हमें जो है स्टेट वापस मिल रही है। देखिए हमारा ये मानना है कि जो भी हुआ वो इलीगल हुआ। हमारा ये मानना है कि संविधान का सम्मान होना चाहिए, जो हमारा आईन हमें हक दे, आईन का जो है रेस्पेक्ट होना चाहिए, हमारे कानून का है जो है रेस्पेक्ट होना चाहिए। अगर हमारा आईन हमें ये हक देता है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का ये हक था कि ये यहाँ के लोगों का हक था कि स्पेशल स्टेटस को जाना है या नहीं जाना है, तो हम ये समझते हैं कि ये इलीगल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, ये सही नहीं हुआ। और जब आप लोगों को जोड़ते नहीं है, आप लोगों को मजहब के नाम पे, लोगों के जात पात के नाम पे आप तोड़ते हो, देश कमजोर होता है। हमारा ये मानना है कि हमें जो फोकस करना चाहिए, बेशक हम वेलकम करते हैं जो भी बातचीत होती है, बातचीत के जरिए ही मसले हल होते हैं, हम इस चीज का जो है वेलकम करते हैं, मगर इसके साथ साथ यहाँ बहुत सारे ऐसे मसाइल है कि हमें सिर्फ कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स नहीं करनी है, उससे जो है लोगों को खाना नहीं मिलेगा, उससे हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। हमें मेन जो मुद्दे हैं जो हमारे कंट्री में, उन पे फोकस करने की जरूरत है। दुनिया में इकोनॉमी से देश जो है आगे जाते हैं और देश टूट जाते हैं। इकोनॉमी का दौर है, दुनिया में बॉर्डर्स इररिलेवेंट हो रहे हैं। यूरोप में आप नजर डालिए, कहीं पर बॉर्डर नहीं है, और हम अभी भी जात पात के पीछे पड़े हैं, अभी भी मजहब के नाम पे लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे जो है हमें आगे चलना चाहिए। तब जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जितने आपकी पार्टी पर आरोप लगता है कि आप कट्टरवाद की तरफ आपका झुकाव है। आप ऐसे नेताओं के साथ, ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जिनका देह ही है वहां पर एक सेकंड कट्टरवाद फैलाना,
और आप मजहबी आप गाइडेंस और दूसरी पार्टी को गाइड कर रहे हैं, तो कौन आपकी बात को मानेगा? ये सारी यहाँ के अंदर चर्चा कर रहे हैं। मैं एक सवाल पूछता हूँ कि अगर धारा 370 को लगाने का हमारे देश के पार्लियामेंट को अधिकार है, तो पार्लियामेंट को ही अधिकार है। एक एक करके पहले तो एक एक करके एक सेकंड राव भट्ट साहब एक सेकंड रुकिए। रायना साहब मैं आपके पास भी आ रही हूँ, एक सेकंड। रायना साहब मैं आपके पास आ रही हूँ। प्लीज आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलें, एक साथ ना बोलें, दर्शकों का भी वक्त जाया होता है और चूंकि 2-3 लोग एक साथ बोलते हैं किसी को समझ में नहीं आता। राव भट्ट साहब आपसे सवाल मेरा सीधा था। सवाल यह है कि आपकी पार्टी पर हमेशा यह आरोप लगता रहा है कि आप कट्टरवाद की तरफ झुकाव जिन लोगों का है उनको शय देते हैं, फिर आप मजहबी मुद्दों पर बीजेपी को अगर गाइडेंस और टीचिंग करना देना शुरू करेंगे तो ज्ञान देंगे। एक सेकंड सर, क्या बात कर रहे हैं सर, आप क्या बात कर रहे हैं? महबूबा मुफ्ती ने खुलकर कहा है कि जो ऐसे लोग हैं जो आतंकवाद की तरफ चले गए हैं उनको बच्चों की तरह वो मानती हैं और उनसे बातचीत करती हैं। लेकिन देखिए सवाल बड़ा है और वो ये है कि कश्मीर में कैसे एक हल की तरफ। एक सेकंड आपने खुद कहा इकोनॉमी, मैं आपसे पूछती हूं अनुच्छेद 370 हटने से तो अच्छा है ना, कश्मीर खुलेगा, ज्यादा वहां पर व्यापार के साधन होंगे, ज्यादा लोग बाहर से भी आएंगे, खुलकर वहां पर बेहतर व्यापार होगा। के लोग भी तो देश के नागरिक हैं, आपने उनसे पूछा? आप मुझे ये बताइए, हमने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है उनके स्टूल पेल्टिंग छोड़कर एसपीओ हमने करवाए, वो काम हमने किया। आपका तो सर ये फसाना है कि हर हाल में रोना है, नहीं किया आपका ये फसाना है कि हर हाल में रोना है। हमने लोगों को मेन स्ट्रीम की तरह लाया। हम बात करते हैं, लोगों के तर्जुमानी करते हैं, जो एहसासात लोगों के जज्बात है, हम चाहते हैं कि उनका ऑनर हो, उनको जो है वो जो उनका जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों के जो डिमांड्स है, जो उनके हुकूक है, उनको जो है ऑनर किया जाए, उनको सम्मान दिया जाए। हम तोड़ने की बात नहीं करते हैं। ठीक है रायना साहब एक जवाब आप इस पर दे दीजिए, उसके बाद में ललित अंबरदार साहब आपके पास आ रही हूँ। ठीक है रुके राव भट्ट साहब जल्दी से बताइए। देखिए जहां तक हमारे माननीय कश्मीर के लोग हैं उनका सम्मान है, जम्मू कश्मीर की जनता के अगर हित की बात की है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने की है। 70 साल अंजना जी जम्मू कश्मीर के अंदर पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों को नागरिकता नहीं दी गई थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए विस्थापित लोगों को उनके अधिकार नहीं दिए गए थे। बंदूक की नोक से कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को, सिखों को और राष्ट्रवादी मुसलमानों को वहां से निकाल दिया गया। गुज्जर बकरवाल जो 100% मुसलमान लोग हैं उनको 70 साल उनको अधिकार नहीं दिए गए, ना तो जमीन के मालिकाना हक दिए, ना उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट गुज्जर बकरवालों की बैन कर दी गई थी। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ी समुदाय के जो लोग हैं रजौरी, पुंछ, उड़ी, करना, कुपवाड़ा, टंगधार, बारामूला, उन्होंने 70 साल अपने हक की आवाज बुलंद की। उनको हक नहीं दिया गया। यहाँ कभी महिलाओं को यहाँ अपमानित किया गया, उनको हकों से वंचित किया गया। जम्मू के डोगरे हो, कश्मीर घाटी के अंदर राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट जो मुसलमान हो, उनको हमेशा हक से दूर रखा गया। और ये तो वो लोग हैं जो कहते थे कि तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इन लोगों ने कभी भी हमलावर पाकिस्तान को कभी कसूरवार नहीं कहा, आतंकवाद को कभी इन्होंने कोसा नहीं। इनके अंदर सच को ललित अंबरदार को दिखाइए। ललित अंबरदार, राव भट्ट साहब मैं आ रही हूँ, राव भट्ट साहब मैं आ रही हूँ। एक सेकंड तू मैं मत उलझिए, समाज के तू मैं मत उलझिए। देखिए अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से जो रायना साहब कह रहे हैं, जल्दी से ललित अंबरदार साहब देखिए इस तरह के भड़काऊ बयान तक दिए गए कि आपको तिरंगा उठाने वाला एक आदमी नहीं मिलेगा कश्मीर में। आज जो ये 2 साल हैं जिनको अशफाक साहब, राउफ साहब कह रहे हैं कि बहुत खराब है और कहर टूट पड़ा है कश्मीरियों पर, ये 2 साल अनुच्छेद 370 हटने के बाद कैसे रहे और आगे का रास्ता राज्य की तरफ कैसा दिखता है? ललित साहब देखिए, जब आप बात कर रही हैं अभी, तो सबसे पहले तो ये बताता हूं, जब भी ये बात करते थे कश्मीर के बारे में तो बात होती थी खाली कश्मीर की बात नहीं हो रही थी, कश्मीरवादी की बात नहीं हो रही थी। आप उस बातचीत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात कर रहे हैं। आज तो मैं आपके माध्यम से पूरे लद्दाख के लोगों, राष्ट्रभक्त लद्दाखियों को नमन करता हूं, उनको बधाई देता हूं और उनसे ईर्ष्या भी करता हूं। ईर्ष्या यानी अंग्रेजी में शब्द है एनवी, और जेलसी में एनवी करता हूं। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में वो 2 साल से इन कश्मीर सेंट्रिक, कश्मीर ओरिजिन इस्लामिस्ट पॉलिटी से आजाद हो गए। पहली बार 2 साल से वो 15 अगस्त मना रहे हैं कश्मीर लद्दाख के अंदर, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। जब आप नक्शे पे देखेंगे ना, आप जम्मू कश्मीर का जो नक्शा है, अब आप देख रहे हैं लद्दाख कितना बड़ा कितना क्षेत्र है, और ये जम्मू
और कश्मीर को दोनों को मिला के ज्योग्राफी में लद्दाख उससे कहीं बड़ा है। और ये लोग कश्मीर में बैठे, ये चंद पार्टियां उन पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के राष्ट्रवादियों को उनको इन्होंने ब्लैकमेल करते थे, उनको सब्जुगेट करके रखा था, गुलाम बना के रखा था। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तो कश्मीर की इस्लामिस्ट पार्टीज हैं, अपने आप को मेन स्ट्रीम बोलती है। ये जो पीडीपी के हैं ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? अभी इन्होंने सुना आपने क्या बोला? लेकिन प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक की पहल कर रहे हैं ना ललित अमरदार, आप उसे कैसे देखते हैं? एक सेकंड, पीएम सर्वदलीय बैठक की पहल कर रहे हैं, एक मिनट हमें बोलने का उन्हीं पार्टियों के साथ। आपका प्रोग्राम जो है ना, आपका प्रोग्राम पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। इसकी ये इनको बोलिए जरा चुप करने के लिए। मैं बोल रहा हूँ, ये जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, मुझे बोलने दीजिए। एक सेकंड रुक जाइए, कौन बोल रहा है बीच में मुझे बताइए, आवाज दिख नहीं रहा है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ बोल रहे हैं। 8th में पढ़ता था जब मेरे पिताजी को शहीद किया गया सिर्फ इस बात पे, ही वॉज ए ट्रू पैट्रियट। आप हमें देशभक्ति मत सिखाइए। हमने 5000 कार्यकर्ता यहाँ हमारे शहीद किए गए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग। इशफाक साहब, आप हमें मत बताइए ये। इशफाक साहब रुक जाइए, इशफाक साहब रुक जाइए, इशफाक साहब रुक जाइए। और यकीन मानिए जितनी कहानियां आप सुना रहे हैं ना, उससे 100 गुना ज्यादा कहानियां हर पन्ने से निकलेंगी कश्मीर के। फिर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। थोड़ा सा इंतजार कीजिए रविंदर। ये एक सेकंड इशफाक साहब करना चाहिए। ये जो एक कहानी आप सुना रहे हैं ना, ये जम्मू में हर पन्ने से कहानी निकलेगी कश्मीर की, और जब सबकी बात होगी तो आपके लिए बोलना मुश्किल हो जाएगा। प्लीज बारी बारी से ललित अमर, हम बंदूक का यहाँ मुकाबला करते तो हैं। पहले मैं पीडीपी का उनका जो वार्तालाप थोड़ा 10 सेकंड में खत्म करना चाहता हूँ। क्यों पाकिस्तान के खिलाफ ये लोग एक इशफाक साहब मजबूरन मुझे फिर आवाज नीची करनी पड़ेगी। सुनिए, बोलिए। नेशनल चैनल है, इंपॉर्टेंट टाइम है, दे रहे हैं आपको, देश देख रहा है। अगर आपके पास तुमको लगता है सही बात बोल रहे हो, पूरे देश को सुनने दो। सुनिए, पीडीपी का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसको बोलते हैं सेल्फ रूल। सेल्फ रूल के ऊपर सबसे बड़ा एजेंडा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जॉइंट मैकेनिज्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवर जम्मू एंड कश्मीर। जब वो कहती थी कि यहाँ पे तिरंगा उठाने के लिए कंधा नहीं मिलेगा, उनके सेल्फ रूल के मुताबिक जम्मू कश्मीर के सेक्रेटेरिएट के ऊपर अगर उनकी चलती तो 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के सेक्रेटेरिएट के ऊपर जम्मू और श्रीनगर में हिंदू और इंडिया और जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के झंडे के साथ साथ पाकिस्तान का झंडा भी लगना था। ये दोनों पार्टियों का पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का है। ये इनका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बताना चाहता हूं, बड़े राष्ट्रभक्त बोलते हैं, मैं नमन करता हूं उन राष्ट्रवादी मुसलमानों को जो शहीद हो गए भारतीयता के नाम पे। इनका जो बारामूला का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, अब यहाँ पे बैठा हुआ लोकसभा में, उसने जम्मू कश्मीर असेंबली में बोला पाकिस्तान जिंदाबाद, और बाहर जब पत्रकारों ने पूछा क्यों बोला मैं मुसलमान हूं, मैं बावुक हो गया। ये है इनकी पेट्रियोटिज्म। और आज तक वो मेंबर है, अभी आपकी लोकसभा में बारामूला का मेंबर है, इनको याद दिलाइए। दूसरी बात, जब आप जम्मू कश्मीर की बात करें, मैं पॉलिटिकल प्रोसेस होना चाहिए मैम, लेकिन जब 5 अगस्त 2019 को आपने अमित शाह ने पार्लियामेंट में बोला कि ये हम इसलिए कर रहे हैं और ये पुनर्गठन की जो कार्रवाई आगे चलती रहेगी, वो पुनर्गठन की कार्रवाई में क्या समझते हैं आपने इस कश्मीर जहां 30 साल से सबसे बड़े शिकार कश्मीरी हिंदू नरसंहार हुआ, रेप, मर्डर और मास मर्डर के द्वारा, क्या आज तक बीजेपी की सरकार ने अभी तक औपचारिक तौर पे एक्सेप्ट कर लिया कि उनका नरसंहार हुआ? अरे कम अरे यार मैम, इनको बोले, मुझे बोलने देंगे कि मैं इनसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ? आप ये मत, मैं इनसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ। मैं आवाज नीचे कीजिए। बारी बारी से बोलेंगे, सब बारी बारी से बोलेंगे, सब बारी बारी से बोलेंगे। जल्दी से बोलिए, मुझे एक बार जल्दी से जाना है इफ्तिखार साहब। तो जब आपने बोला, जब आपने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पे बैन लगाया, आपने बोला कि क्योंकि जेकेएल अपने कश्मीरी हिंदू का नरसंहार किया, कश्मीरी हिंदू का नरसंहार किया, इसलिए बैन लगाया। तो बीजेपी ने आज ठीक है औपचारिक ये सवाल दो 10 सेकंड और एक रविंदर रैना जी से इसका जवाब लेंगे, रविंदर रैना जी से इसका जवाब लेंगे, रविंदर रैना जी से जवाब लेंगे। एक सेकंड रुक जाइए, मिस्टर रैना जवाब देंगे जल्दी से। इफ्तिखार साहब रुकिए, मैं बारी बारी से आ रही हूँ, मैं लौटूंगी आपके पास, जल्दी से आपके पास आते हुए। इफ्तिखार साहब, क्या भी नरसंहार हुआ, क्या गलत? हम सब जानते हैं कि उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान ने, अलगाववादियों ने, आतंकवादियों ने यहाँ बर्बरता की, और भारतीय जनता पार्टी ने, संघ के कार्यकर्ताओं ने हमेशा से ही जम्मू कश्मीर के अंदर देश का तिरंगा झंडा बुलंद किया। कश्मीर घाटी से जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उस समय
उस समय देश की सत्ता तो कांग्रेस के हाथ में थी। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार प्रयास किया कि हालात ठीक हों और लगातार कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए, लेकिन हम कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में भेजेंगे वहां, और जहां के हालात खराब होंगे, जब तक वहां हालात ठीक नहीं होते कैसे भेज सकते हैं? कश्मीरी पंडित अगर कश्मीर के अंदर जाएंगे मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जाएंगे। ललित साहब आ रहे हैं। तो क्या कश्मीर पर कुछ बड़ा होने वाला है? प्रधानमंत्री 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं। बड़े सारे ऐसे मुद्दे या फिर कह लीजिए हिस्से हैं इस पूरी चर्चा में, जम्मू कश्मीर की राह में, जहां पर लगता है कि अभी तक पूरी स्पष्टता नहीं है। और इसीलिए रविंद्र रैना जी 3-4 सवाल जो सबकी बातों से आए उसके जवाब के साथ मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। देखिए, एक तो ललित अमरदार साहब कह रहे थे कि कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर अभी तक कुछ भी क्लैरिटी, उनको कह रहे कि नरसंहार हुआ है या नहीं हमारे साथ, ये बीजेपी मानती है या नहीं मानती है, नंबर 1। लेकिन इससे भी बड़ी बात मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं कि जिन नेताओं को आपने नजरबंद किया, जिनको आपने कहा कि ये जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है, उन नेताओं को आप सर्वदलीय बैठक के लिए बुला रहे हैं। ठोक परख कर ये सोचा गया है ना, और आखिर किन वजहों से आखिरकार जिन्हें आप एक वक्त पर जम्मू कश्मीर के लिए खतरा बताकर नजरबंद कर रहे थे, उन्हीं नेताओं के साथ अब आप चर्चा करने वाले हैं। आखिर क्या एजेंडा है आपका? यहां तक कश्मीर घाटी के अंदर 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए नरसंहार का मामला है तो सारी दुनिया जानती है कि यह जिनोसाइड था, यह वेल प्लान्ड कंस्पिरेसी थी, साजिश थी। कश्मीरी पंडित जो भारत माता के बहुत एम्बेसडर है कश्मीर के अंदर, जिन्होंने हमेशा अपनी कुर्बानियां देकर तिरंगे झंडे बुलंद किए। कश्मीर के अंदर जब पहले 1990 के दशक के अंदर बर्बरता हुई तो भारतीय जनता पार्टी के, वो चाहे टीकालाल जी टिपलू थे या पंडित प्रेमनाथ जी भट्ट साहब थे जो हमारे संघ के अधिकारी थे, उनको निशाना बनाया गया। सारी दुनिया जानती है कि यह बहुत बड़ा प्लान्ड जिनोसाइड था जो कश्मीर घाटी के अंदर किया गया। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही डटकर इन आतंकवादियों का, अलगाववादियों का मुकाबला किया। हमारे हजारों कार्यकर्ताओं ने कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर बलिदान दिए और देश का तिरंगा झंडा हमेशा बुलंद रखा। दूसरा, यहां तक ऑल पार्टी मीटिंग की बात है तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। देश के सभी राजनीतिक दल जब जम्मू कश्मीर के अंदर अनेक विषयों पर उनसे चर्चा करते हैं और ऑल पार्टी मीटिंग्स कई बार होती है, ये पहली बार नहीं है कि यहाँ पहले ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर के नेताओं ने भी बार बार कहा अनेक विषय हैं, अनेक इश्यूज हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। जब जम्मू कश्मीर के जनता ने कहा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय दिया कि आइए 24 जून को सभी मिलकर ऑल पार्टी मीटिंग करें, अपने अपने विषय रखें। तो चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने इसकी इच्छा जाहिर की थी तो प्रधानमंत्री जी ने समय दिया है तो सबको मिलकर अब वहां जाना चाहिए, अपना अपना विषय रखना चाहिए और जम्मू कश्मीर की जनता के हित की बात करना चाहिए, देश के हित की बात करना चाहिए, अलगाववाद, आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ डट के बोलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इफ्तिखार साहब जल्दी से एक कमेंट आपसे, फिर अशफाक साहब और रऊफ साहब मैं आ रही हूँ आपके पास। इफ्तिखार साहब, आप भी स्वागत करते हैं सर्वदलीय बैठक का, प्रधानमंत्री ने जो बुलाई है कश्मीर पर। 30 सेकंड दे दीजिएगा क्योंकि आधा घंटा हो गया प्रोग्राम को, तो 30 सेकंड मुझे दे दीजिएगा। देखिए अंजना जी, जहां तक इस बातचीत का सवाल है तो बातचीत तो बिल्कुल कहीं पे भी बातचीत को वेलकम किया जाता है, लेकिन जहां पर ये बातचीत के 2 मुद्दे मेरे पास होंगे जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बड़ा मुद्दा यह है कि क्या जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज को आप बुला रहे हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज का वाहिद एजेंडा है कि उन्होंने 2019 से यही बात कहते आए कि हम 370 के बगैर बात नहीं करना चाहते। क्या भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर करा है और वो उनके साथ इसी मुद्दे पे बात करेंगे? एक ये मेरा सवाल है। दूसरा मेरा सवाल है कि बहुत सारे राज्यों में इलेक्शन होते हैं, बहुत सारे के सारी राज्यों में इलेक्शंस होते हैं। अगर इलेक्शन करने का ख्याल है इस सरकार को और इस सरकार में इतना ये है कि हमने बहुत काम किया है, वहां पे हमने यहाँ पे तब्दीलियां करी है, तो इलेक्शन कमिश्नर किस बात पे बैठा है वहां पे? इलेक्शन कमिश्नर नोटिफिकेशन निकालते, इलेक्शन हो जाता, मामला खत्म है। यहाँ पे शक के दायरे में आ जाती है ये सरकार।
जब हम बात करते हैं नहीं लास्ट में मेरी इंपॉर्टेंट बात सुनिए आप। इसमें दो पहलू हो सकते हैं। एक तो वॉशिंगटन डीसी से जो बात आई कि भारत सरकार को जम्मू कश्मीर में पॉपुलर सरकार की बात करनी, पहल करनी चाहिए, इसका मतलब है फिर इंटरनेशनल प्रेशर है। दूसरा आपका पूरी मुल्क में इतना फेलियर है, आपकी सियासत, आपकी हुकूमत का इतना फेलियर है कि आप एक बारी फिर जम्मू कश्मीर को लिटमस पेपर करके यूज करना चाहते हैं। और तीसरा जिनको आपने अभी आप रविंदर रैना जी बोल रहे थे कि हम ये रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। अगर ये रजिस्टर्ड पार्टियां, क्या ये अगस्त में रजिस्टर्ड पार्टियां नहीं थी जब आपने इनको बंद करके रखा? क्या आप जब आपने पार्लियामेंट हाउस से इनको गैंग करके बोला, क्या ये तब रजिस्टर्ड नहीं थे? जी तब ये रजिस्टर्ड नहीं थे क्या रैना साहब? देखिए एक एक करके तीनों का जवाब आप दीजिएगा, क्योंकि सवाल बड़े दमदार इस प्रकार की परिस्थितियां थी कि ये हालात खराब कर सकते थे। रविंद्र और ये सभी राजनीतिक दल जब आप गैंग्स बोलते थे इन्हीं पार्टियों को, उस घटनाक्रम के बाद जब इनको गिरफ्तार किया गया, अगर उस समय इनको नजरबंद नहीं किया गया होता तो ये कश्मीर घाटी के अंदर बहुत भड़काऊ भाषण देते, वहां के हालात खराब हो सकते थे, कश्मीर को लहूलुहान किया जा सकता था। इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता के हित में कि ये उस समय कोई खलल ना डाले, शांति प्रक्रिया भंग ना हो, जम्मू कश्मीर की जनता की हिफाजत हो, जम्मू कश्मीर की जनता सुरक्षित रहे, इसलिए उस वक्त जो करना बहुत जरूरी था। रैना जी मुद्दा बताएं, किस बात पे बात हो रही है? क्या 370 पे बात हो रही है? क्या इलेक्शन पे बात हो रही है? क्या डिलिमिटेशन पे बात होनी है? ठीक है, मुद्दा बताएं। वैलिड क्वेश्चन। क्या अनुच्छेद 370 पर आप लोग, ठीक है, अनुच्छेद 370 पर भी चर्चा होगी? क्या अनुच्छेद 370 को लेकर सरकार नरम हुई है, जो इन पार्टियों की मांग थी? क्योंकि उसके बिना दोनों को ही दिखाई ना, फिर अशफाक और राव साहब भी बताएंगे कि क्या आप भी तैयार है? आप भी कहते थे कि अनुच्छेद 370 नहीं हटाएंगे तब तक बातचीत नहीं करेंगे। वहां जाके सभी अपनी बात रख सकते हैं। डेमोक्रेसी है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और अगर वो कहते हैं हर हाल में अनुच्छेद 370 हटाइए, एक सेकंड, अगर वो कहते हैं अनुच्छेद 370 हटाइए हर हाल में, तो क्या आपकी सरकार इस पर मान सकती है? वापस सवाल पैदा नहीं होता। और धारा 370 अब एक पास्ट बन चुका है, वो उसकी वापसी, रेस्टोरेशन तो कयामत की सुबह तक संभव नहीं है। बहुत सारे विषय हैं जो जम्मू कश्मीर की जनता से संबंधित है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो पानी सा साफ उन्होंने अपनी बात दो टूक कह दी कि ये तो कभी मुमकिन ही नहीं है कि अनुच्छेद 370 की वापस बहाली होगी। ऐसे में आप लोग जो पहले अड़े हुए थे, क्या देखा जाए कि आप लोगों ने अपना पोजीशन चेंज किया? अशफाक साहब, राउत साहब, अशफाक जी, पहले तो मैं एक बात मैं करना चाहता हूं कि इसमें एक मिनट मैं इसके बाद राउत भट्ट आपके पास आ रही हूं। अशफाक साहब बोल ले। एक तो देखिए, हमें इस वक्त बात करनी चाहिए जिसको आगे जाके कोई कंक्रीट कोई हल निकले। पहले तो मैं, जो हमारा मुद्दा है 370, वो तो अपनी जगह स्टैंड है, जो पार्टियों का स्टैंड है, लेकिन वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त याचिका है, तो हम उस पर ज्यादा टिप्पणी इस वक्त मेरे हिसाब से नहीं कर सकते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से क्या उसका निकल के, सारी पार्टीज ने उसको ले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में अपने अपने तरीके से। तो जबकि हम उस पर बोलेंगे, ज्यादा चर्चा करेंगे, जो एक सबजुडियस मामला है इस वक्त, तो हमें वो, लेकिन जो बाकी के मुद्दे हैं, जैसे आपने कहा आपने उन लोगों को डिटेन किया, उनमें मैं भी था, 9 महीने मैं भी अंदर रहा। ये राजनीति में ऐसी बातें होती रहती है जो पॉलिटिकल, आज हम अंदर, कल रविंदर रैना भी अंदर जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये आदमी, एक पॉलिटिशियन को जो एक नुमाइंदा हो, उसको उन चीजों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। दूसरा, मैं अम्बेडकर साहब को ये बताना चाहता हूँ कि कश्मीरी मुसलमान आपको कभी हमारा भाईचारा जो यहाँ जिस तरीके से आप जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हैं, कल हमारा यहाँ मेला खीर भवानी था गांधरबल में, सारे मुसलमान वहाँ खड़े थे, उनका जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई आए यहाँ उनके वेलकम के लिए। मैं खुद वहाँ हर साल जाता हूँ, चाहे मैं अच्छी बात है। डॉक्टर विशाल मिश्रा, तो इनको क्रिमिनलाइज। डॉक्टर विशाल मिश्रा, क्या एजेंडा हो सकता है और क्या एजेंडा होना चाहिए?
देखिए अंजना जी, बढ़ना चाहिए। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो ये लोग बैठे हुए, हाँ आवाज आ रही है अंजना जी? बिल्कुल साफ आ रही है, बोलिए। बिल्कुल देखिए यहाँ पर तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर किसी के मन में इस प्रकार का कोई ख्याली पुलाव है कि अनुच्छेद 370 पर बात होगी, तो ये तो संभव नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है, जो कि राष्ट्रवादी पार्टी है, जो कि जिसके लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है। और दूसरी बात अंजना जी, जो यहाँ पर पीडीपी के बैठे हैं या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इसे पूछना चाहूंगा कि माननीय पीडीपी के ही तो नेता ने कहा था कि जो है भारत के तिरंगे को उठाने के लिए कंधे नहीं मिलेंगे अगर अनुच्छेद 370 से छेड़छाड़ की गई तो। और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, इनको कष्ट इस बात का है कि जो ये 3 परिवारों की मोनोपोली थी ना, उस 3 परिवार की मोनोपोली को खोलकर खत्म करके कश्मीर को जो भारत का अभिन्न अंग था उसको खोल दिया गया, जो इन्होंने 370 के तहत एक सेपरेट बाउंड्री क्रिएट कर रखी थी। किस प्रकार से वो दलित विरोधी था, किस प्रकार से महिला विरोधी था, किस प्रकार से वो हमारे SC/ST भाइयों के लिए था। लेकिन डॉक्टर साहब, आगे का रास्ता कश्मीर पर निकालने के लिए जम्मू कश्मीर पर इन्हीं पार्टियों के साथ अब सर्वदलीय बैठक होने वाली है। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रहेगी हमारी नजर, 24 जून को पीएम की सर्वदलीय बैठक है और गुपकार अलायंस की बैठक उससे पहले 22 जून को है, जिसमें यह तय होगा कि क्या सिर्फ फारूक अब्दुल्ला जाएंगे, क्या 2 लोग पूरे अलायंस को रिप्रेजेंट करते हुए जाएंगे। बताया जा रहा है सूत्रों के हिसाब से कि महबूबा मुफ्ती यही चाहती हैं कि एक यूनाइटेड यानी एकजुटता की तस्वीर बने और गुपकार की तरफ से 2 लोग जाएं। बहरहाल इस पर रहेगी हमारी नजर। क्या कश्मीर पर कुछ बड़ा होने वाला है, इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल। देखते रहिए आज तक। क्या कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है? जी हां, 24 जून को सर्वदलीय बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रख रहे हैं तमाम पार्टियों के साथ चर्चा के जरिए क्या एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल। देखते रहिए आज तक।